ओके, वेलकम ऑल। यस, तो नॉमेनक्लेचर में काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ गए। तो नॉमेनक्लेचर में मेरे ख्याल से आपकी सारी दिक्कतें दूर हो गई होंगी अभी तक की, यानी जितना भी पार्ट आपको डाउटफुल था नॉमेनक्लेचर के केस में, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको ऐसे लगता है कि नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आपको जहां कहीं पर भी डाउट्स आएंगे, यू कैन सेंड मी, राइट। वो हर एक डाउट हम क्लियर करेंगे, बिकॉज नॉमेनक्लेचर जब तक आपका बहुत अच्छे से नहीं हो जाता, आप लोग आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आगे जाने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, राइट। इसीलिए जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की अहमियत बहुत ज्यादा है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नॉमेनक्लेचर में अगले पार्ट पर हम जा रहे हैं। अगले पार्ट में नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कल मैंने आपको दिए थे। राइट, आई थिंक ये आपके सॉल्व हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इसके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में दे दूंगा आपको। यस, सो नॉमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर ऑफ, हम ऐसे हेडिंग लिखेंगे कॉमन एंड आईयूपीएसी, बिकॉज आपको इसमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बहुत सारे नॉमेनक्लेचर ऐसे हैं कि जो कॉमन नेम्स एज वेल एज आईयूपीएसी नेम्स होते हैं, राइट। कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट, कॉमन एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। एरोमेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एरोमेटिक? यस, आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका केमिस्ट्री में। एरोमेटिक किसे कहते हैं बच्चों? एरोमेटिक जो हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो करता है। एंड व्हाट आर हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी? कैन एनीवन टेल मी? हकेल्स रूल्स एरोमेटिसिटी जो फॉलो करता है उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। जनरली जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, राइट। दो कैटेगरीज बनाते हैं। वेरी गुड आंसर्स। हाँ, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स, राइट बच्चों। बेंजीनॉइड्स यानी जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, एंड नॉन बेंजीनॉइड्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी आपसे क्या कहता है? हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी बच्चों आपसे कहता है कि द कंपाउंड विच इज एरोमेटिक मस्ट ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ऐसा कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी इतने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड में प्रेजेंट चाहिए, वेयर n क्या होता है? एनी इंटीजर होल नंबर, बिकॉज कार्बन को फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, राइट। देन आप n इज इक्वल टू 1 या 0 पुटअप करते हैं बच्चों। 0, n इज इक्वल टू 0 आप ले सकते हैं। n इज इक्वल टू नॉट डबल बॉन्ड। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि सर n इज इक्वल टू 0 होता है। नहीं, सॉरी, n इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, या n इज इक्वल टू पाई बॉन्ड होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि n इज इक्वल टू पाई बॉन्ड है। बिल्कुल नहीं बच्चों, इट इज मिसकॉन्सेप्शन कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में n इज इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है हकेल का,
तो उसमें n इज एनी इंटीजर, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, सिर्फ वो होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन में कार्बन को या डबल बॉन्ड्स को हम नहीं कंसीडर कर सकते, राइट। तो n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड ऑनवर्ड्स। तो n इज इक्वल टू 0 अगर पुटअप करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4n+2 फॉलो करता है। n इज इक्वल टू 1 पुटअप करते हैं तो 4 1 जा 4 + 2 6 हो जाता है, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंपाउंड में रहेंगे तो वो 4n+2 का टेबल फॉलो करता है। तो ये 4n+2 का नथिंग बट टेबल है बच्चों। 4n+2 0 जा 2, 4n+2 1 जा 6, 4n+2 2 जा 4 2 जा 8 + 2 10 14 18 ऑनवर्ड्स जाते हैं। यानी अगर किसी सिस्टम में आपको जो भी सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम में पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है उसमें 2 6 10 14 18 एंड ऑनवर्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो सब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करते हैं। यस, और इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन की सीरीज अगर या इनमें से कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है। लेकिन ये अकेला रूल नहीं है, हकेल का ये अकेला रूल नहीं है, राइट। हकेल का ये भी रूल है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इट मस्ट बी साइक्लिक। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेन में अगर प्रेजेंट है तो नहीं चलेगा, इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर। बच्चों साइक्लिक तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ वो प्लेनर होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर? जनरली sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं नेचर में। और आपको भी पता है sp2 हाइब्रिड कार्बन यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जितने भी कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। बेटा कार्बोकैटायन अगर आ गया तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, राइट बच्चों। कार्बोकैटायन आ गया तो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। और बेटा कार्ब एनायन जो होता है वो एक्चुअल में sp3 होता है। हेलो, कार्बो एनायन जो होता है नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज कार्ब एनायन क्या होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिड। लेकिन अगर वो कार्ब एनायन कॉन्जुगेशन में आ जाए डबल बॉन्ड के, कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, conjugated with double bond, then it also becomes sp2 because नेगेटिव चार्ज जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में जाता है तो वो पाई बॉन्ड बनाता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है और रेजोनेंस में अगर आ गया तो वो sp2 हाइब्रिड हो जाता है, इसीलिए वो प्लेनर बन जाता है, राइट। ये काफी लोगों को थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर sp3 कार्ब एनायन अगर आ गया तो वो तो sp3 हो गया, फिर वो sp2 कैसे होगा, यानी प्लेनर कैसे होगा? बेटा अगर वो कॉन्जुगेशन में है, सी सिंपल दिस मॉलिक्यूल CH2 नेगेटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2, राइट बच्चों। अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होता है ऐसे, ऐसे रेजोनेंस में आएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहां इन दोनों में आएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर ये सिंगल बन जाएगा और इस CH2 पे वो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक्चुअल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और साइक्लिक अगर होता है तो वो नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअस रेजोनेंस में रहेगा, और जब कंटिन्यूअस रेजोनेंस में, देखो यहां पर वो sp3 था लेकिन रेजोनेंस में जैसे ही गया उसका क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, यानी प्लेनर बन गया बच्चों। यस, तो साइक्लिक सिस्टम में अगर ये जाएगा तो ये कंटिन्यूअस रेजोनेंस में रहेगा। कंटिन्यूअस रेजोनेंस में रहेगा का मतलब क्या हो गया? वो प्लेनर हो गया। अभिषेक, अंडरस्टूड? तो इसी वजह से हम negative charge which is in conjugation with double bond is considered as a planar. समझ गए? yes. और बच्चों इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इट मस्ट बी
conjugated. It must be conjugated बच्चों, and that is what it is called as Haeckel's rules of aromaticity. Haeckel's rules of aromaticity. Yes, ठहरो, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, है ना, इसको नीचे ले लेंगे और इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टुडेज लेक्चर. यस, Haeckel's rules of aromaticity. हाँ, Haeckel's rules of aromaticity. ये बहुत इंपॉर्टंट है, खूपच इंपॉर्टंट आहे रे बाळांनो, कारण याच्यामध्ये बरीच गडबड असते. ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला जो भी कार्बन है वो कौन है? sp2 हाइब्रिड कार्बन है. देन कार्बोकेटायन अगर आ गया तो वो भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है. और कार्ब एनायन अगर कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में होता है तो वो भी प्लेनर बन जाता है, sp2 बन जाता है. एंड दैट्स व्हाई these all things are considered as planar one. समझे? तो बेंजीन ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन का एग्जांपल लेके अगर आप देखते हो, सोचते हो, तो बेंजीन के एग्जांपल में बेंजीन के एग्जांपल में इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो जल्दी जल्दी फटाफट निकाल लो बेटा. बेंजीन देखो यहां पर पाई बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में? पाई बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में? तीन पाई बॉन्ड. एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 2 जा कितने हो गए? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों? 3 2 जा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के टेबल में आता है क्या? यस, आता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी वो 4n+2 का रूल ओबे करता है. 4n+2 का रूल ओबे करता है. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी सभी कार्बन को डबल बॉन्ड है. और डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन होता है बेटा? sp2 हाइब्रिड. और sp2 हाइब्रिड जो कार्बन होता है दैट इज अ प्लेनर वन. सो 4n+2 भी फॉलो कर रहा है, प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, प्लेनर है. और ये 3 डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं बेंजीन में, ये 3 डबल बॉन्ड जो है बच्चों, ये यहां से इधर रेजोनेंस हो सकता है, इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा, इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, यानी 3 पाई बॉन्ड कंटीन्यूअस रेजोनेंस में आएंगे, यानी वो कॉन्जुगेटेड भी है. अगर किसी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के सभी इलेक्ट्रॉन्स या जो साइक्लिक सिस्टम आप कंसिडर कर रहे हो उसके सभी इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, हाँ करते हैं, साइक्लिक है, हाँ है, प्लेनर है, हाँ है, कॉन्जुगेटेड है, हाँ है भाई है, तो वो एरोमेटिक है. यस, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? ये डबल बॉन्ड यहां पर जा सकता है, ये आगे जा सकता है, ये इधर जा सकता है, राइट. तो इस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, इस रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर ऐसे माइग्रेट होते हैं तो नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप उसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस फॉर्म कहते हैं. तो ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया इधर, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया इधर, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया इधर, यानी ये दो एक दूसरे के कंटीन्यूअस रेजोनेंस में रहेंगे. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के रेजोनेंस में, यानी ये और ये साइमल्टेनियस को एग्जिस्ट करते, इसे कहते हैं रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन. गॉट इट? इज इट सोपा? कॉन्जुगेशन यानी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स का प्रेजेंट होना. एंड रेजोनेंस, अगर पाई इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में रेजोनेंस कॉन्जुगेट होते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस. और ये जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं अलग अलग, उन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. गॉट इट?
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज व्हाट हकेल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। क्या संबंध है इसका? आज मैं तो आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं, राइट? नॉमेनक्लेचर में ये कहां से आ गया बेटा? हम नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक सिस्टम का पढ़ रहे हैं, और जब तक आपको बेंजीन एरोमेटिक क्यों है ये समझ में नहीं आएगा तो आगे नॉमेनक्लेचर क्या समझेंगे? कॉन्जुगेशन मींस सिंपल एक चीज याद रखो, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड या नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन अल्टरनेशन विथ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन। हाँ, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये आगे दे सकते हैं, ये आगे दे सकते हैं, तो इसका नेक्स्ट एक फॉर्म बन गया पाई इलेक्ट्रॉन्स का। वापस वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं तो वापस ये दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर कर सकते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। काय म्हणतो रे आपण याला? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, and that is what in conjugation n is equal to 1 क्यों लिया बेटा? n is equal to कौन सी भी वैल्यू पुटअप करो, उससे जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं उस सिस्टम में प्रेजेंट चाहिए। हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, n is equal to क्या लेना है उसको नहीं देखना है। n is equal to कुछ भी लो, आप एक काम करो, n is equal to की जगह आप ये पाई इलेक्ट्रॉन की सीरीज लर्न कर लो। हाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 में 4 मिलाओ 6 आएंगे, 6 में 4 मिलाओ 10 आएंगे, 10 में 4 मिलाओ 14, 18, ऐसे 4 का डिफरेंस है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो हो गया। Now we'll move towards nomenclature. Nomenclature. बेटा बेंजीन जो है इसका नाम क्या होता है? साइक्लोहेक्सा 135 triene. This is the IUPAC name of benzene. But इतना बड़ा नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए डायरेक्ट इसको बेंजीन कहते हैं हमेशा, राइट? साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, राइट? बेटा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट अगर किसी को दिक्कत है ना, पहले नाम चेंज कर लो, रीनेम कर लो बेटा खुद को, राइट? हाँ, मुझे नाम समझ में नहीं आता कि किसके साथ है ना, किसका डाउट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट? साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, ये हमेशा बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आईयूपीएसी सिस्टम के लोग बड़े जीनियस होते थे, राइट? यानी अभी भी है। तो उन्होंने सोचा कि इतना लंबा नाम लेने से अच्छा है कि हम बेंजीन ही बोल देना, तो इसीलिए कॉमन सिस्टम को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वर्ल्ड वाइड अगर ये कॉमन नेम इजीली एक्सेप्ट हो सकता है तो क्यों ना करे, राइट? तो बार बार जो दिक्कत आती है नॉमेनक्लेचर में वो कम से कम रहे, ये उनका पर्पस था। तो बेंजीन, जब अकेला बेंजीन होता है तो उसके कोई भी पोजीशन को आप अलग से डिनोट नहीं कर सकते जब तक उस बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ जाता। बच्चों, बेंजीन पे जब जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, तो बेंजीन को आपको पता है कि 3 डबल बॉन्ड्स की जगह अगर आप एक साइक्लिक रिंग भी लिखते हैं तो भी चलता है। साइक्लिक रिंग ये एक ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले हमने जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालेंगे ना, वहां पे डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस रेजोनेंस में है, और कंटिन्यूअस रेजोनेंस में होने की वजह से, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में होने की वजह से वहां पर तीनों डबल बॉन्ड का इतना फास्ट रोटेशन होगा, तो उसकी वजह से आपको ये स्ट्रक्चर में सर्कल दिखाई देगा, एंड दैट इज व्हाई वी कैन राइट सर्कल। कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन इज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, कॉन्जुगेशन इज presence of alternate single and double bond in the given structure is called as conjugation. Okay, right? And due to conjugation जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। यस, तो बच्चों बेंजीन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर मैं लिखता हूं कोई भी आर ग्रुप, जब जब ये आर ग्रुप बेंजीन पे आ जाएगा
जब जब ये R ग्रुप बेंजीन पे आ जाएगा तो बच्चों R ग्रुप के करस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट पोजीशन होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के एडजेसेंट जो होते हैं उन्हें कहा जाता है मेटा पोजीशन, और मेटा का जो एडजेसेंट होता है उन्हें कहा जाता है प्यारा पोजीशन। स्मॉल o, स्मॉल m एंड स्मॉल p, प्यारा। ऑर्थो, मेटा एंड प्यारा। तो ये R ग्रुप कहीं पर भी रहे, ये R ग्रुप यहां पर है तो इसके एडजेसेंट के दो हो जाएंगे। अगर वो R ग्रुप ने लोकेशन बदल दिया, R ग्रुप ने लोकेशन बदल दिया, हाँ बहुत सारे लोगों को गलत फहमी वही होती है। सपोज मैंने R ग्रुप यहां पर लिख दिया बच्चों, तो अभी ऑर्थो पोजीशन कौन से हो जाएंगे? R के, ये R ग्रुप जिस कार्बन पे है उसके बाजू वाले दोनों ऑर्थो, एडजेसेंट टू सब्स्टिट्यूएंट, इट इज कॉल्ड एज ऑर्थो। यस, यहां पर मेटा और फिर इसके अपोजिट वाला आएगा प्यारा। इट इज डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूएंट, कहां पर वो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से ऑर्थो, मेटा, प्यारा डिसाइड होगा। ऐसा ही नहीं कि हमेशा ये R ग्रुप ऊपर ही होना चाहिए, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू, करस्पॉन्डिंग टू दिस R ग्रुप हम ऑर्थो, मेटा और प्यारा पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं। और ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। गॉट इट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस R? R is alkyl or any functional group. Alkyl or any functional group. For example, अगर मैं यहां पर मिथाइल देता हूं, यहां पर OH देता हूं और यहां पर NH2 देता हूं, राइट? तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस कौन कौन से हो गए रे? बताइए। R ग्रुप की जगह मैंने अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स दे दिया आपको। तो मिथाइल जिस कार्बन पे है उसके एडजेसेंट वाले ऑर्थो, इसके एडजेसेंट वाले मेटा, और ये अपोजिट पोजीशन वाला पैरा। यस, वेरी गुड प्रथमेश। दिस इज टोलिन, दिस इज फिनॉल and this is aniline, right? yes, तो OH के एडजेसेंट जो होते हैं ऑर्थो, उनके एडजेसेंट जो होते हैं मेटा, और उसका अपोजिट जो होता है OH का प्यारा। NH2 अगर यहां पर है तो उसके एडजेसेंट ऑर्थो के एडजेसेंट मेटा, और NH2 के अपोजिट या मेटा के एडजेसेंट को प्यारा कहा जाता है, राइट? अब अगर दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो क्या करेंगे? राइट, दो सब्स्टिट्यूएंट्स आए तो क्या करेंगे? दो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के ऑर्थो, मेटा और प्यारा पर है, OH और OH। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग ऑर्थो पोजीशन पे है, राइट? ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग मेटा पोजीशन पे है, चाहे सेम लो या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं, राइट बच्चों? यस, मेन फंक्शनल ग्रुप ये जो है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे। वैसे बेंजीन में तो 6 ही पोजीशन, तो आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हैं इसको, राइट? ये CHO है और ये मिथाइल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? प्यारा पोजीशन पे है। और इनमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसके करस्पॉन्डिंग कभी भी ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन डिसाइड करेंगे मेन इसमें। लेकिन आप वैसे ये टर्म यूज कर सकते हैं कि OH एंड मिथाइल एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, बिकॉज बेंजीन में वैसे उसको छोड़ के दूसरा कोई पोजीशन आता ही नहीं है। सो इट इज व्हेरी सिंपल, राइट? म्हणजे रिपीटर्सच्या बॅच मध्ये हे शिकवण्याचं काय कारण आहे? हे तर ऑलरेडी 11-12 मध्ये झालेलं असतं ना। हा, काय कारण असेल रे? का शिकवत असेल मी? म्हणजे एवढं बेसिक मध्ये का जात असेल?
इतना बेसिक में क्यों जा रहा हूं? यस पीयूष, इट इज सेम। यस, व्हेरी गुड प्रियंका। हा, ज्यांना येतं त्यांचं रिव्हिजन होण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये कुठे लूप होल्स असतील त्याच्यासाठी साहिल ने कितना बढ़िया आंसर दिया, देखो ना कि सर आप इतने बेसिक से इसलिए ले रहे हैं कि ताकि दोबारा रिपीट ना करना पड़े। यस, यस कल्याणी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आपके ये जो कमेंट्स है, हाँ, हमेशा आप क्लास में इतनी चीजें या इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते थे कभी किसी टीचर से, राइट? अथर्व म्हणतो की बिल्डिंग मोठी आणि चांगली बनवायची असेल तर पाया भक्कम असला पाहिजे। यस, वेरी गुड। तो यही रीजन है। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि सर बहुत ही बेसिक ले रहे हैं जरा, हाँ, तो लास्ट ईयर यानी इस साल का जो टॉपर है ना प्रथमेश, वो जब आया था ना तो उसको भी ऐसा ही पढ़ाया था। तो तब उसका डायलॉग था, सर ये मुझे आता है लेकिन आप जो पढ़ाते हैं ना डायरेक्ट घुसता है इधर, और ये कभी नहीं भूलूंगा मैं, राइट? कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन इसको ब्रश अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो इसीलिए बच्चों मैं जितना भी बेसिक लूं आपका, उसको रिवीजन समझ लेना अगर आपको आता है। अगर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए वो ऐसा मेमोराइज हो जाएगा हमेशा के लिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यस, ठीक है, तो आगे जाएंगे बच्चों। दिस इज कैटेकॉल, इसका नाम अगर कॉमन नेम आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ये लिखो कैटेकॉल। दिस इज ऑर्थो मेटाक्रेसोल कॉमन नेम, और ये बेंजाल्डिहाइड है, प्यारा मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। पैरामिथिल बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो बाद में मैं इसे इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको। चलो नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेटा ये जो है बेंजीन नॉर्मल, विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, साइक्लोहेक्साट्राइन बोल सकते हैं, या इसको और एक नाम होता है 6 एनुलिन। जनरली साइक्लिक रिंग जो होते हैं ना, हाँ साइक्लिक रिंग जो होते हैं उनमें अगर अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 6 एनुलिन, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्साट्राइन, ये तीनों नाम आ सकते हैं, बट मोस्ट प्रिफरेंशियली हम उसको बेंजीन बोलते हैं। ओके, यस, ठीक है। तो 6 एन्युलिन की क्यों कहते हैं? एन्युलिन यानी साइक्लिक रिंग, एन्युलिन यानी साइक्लिक रिंग, और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसीलिए इसको 6 एन्युलिन कहते हैं। 6 एन्युलिन, ये बेंजीन है, ये एक ही साइक्लिक रिंग है, ठीक है। अगर बेंजीन को हम सेपरेट करना चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, पहला नॉमेनक्लेचर हम कौन सा लेंगे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। फिर हम जाएंगे आगे डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में, राइट। तो अभी देखिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी बेंजीन पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं। लिसन वेरी केयरफुली एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चों जब बेंजीन पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा तो उसे मिथाइल बेंजीन या कॉमन नेम पहले लिखते हैं, आईयूपीएसी बाद में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टुलिन, एंड आईयूपीएसी में इसे कहते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, बेंजीन पर C2H5 आ जाए
तो उसे क्या कहेंगे, इथाइल बेंजीन। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है तो डायरेक्टली इसको इथाइल बेंजीन लिखो। राइट बच्चों, इट इज इथाइल बेंजीन। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अगर बेंजीन पर हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर आ जाए, बेंजीन को एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो आप उसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। जिस किसी कार्बन पर उसको लिखेंगे वही कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। राइट? दिस इज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम के साथ साथ लन हो जाने चाहिए इसे, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन। राइट बच्चों, अब अगर यहां पर आप NO2 लिख देते हैं, सो दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और कॉमन नेम हमेशा मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं, तो जब कभी ब्रैकेट में आपको कॉमन नेम लिखना है तो उसको ब्रैकेट कर दीजिएगा, आपको पहचानने के लिए और स्टडी करने के लिए आसान हो जाएगा। राइट? यस, नाइट्रोबेंजीन। यस, वेरी गुड। चलो लिख लिया। ये सब आयु नेम है बेटा, हेलो अरीन जिसको कहा जाता है। ये एरोमेटिक सिस्टम है तो इसे आप अरीन भी कहते हैं, अरीन, अरीन। हो गया? चलो OH आता है बेटा तो इसको फेनॉल लिखेंगे एंड इट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसे आप बेंजीनॉल भी लिखते हैं। एंड कॉमन नेम इज ऑल्सो कार्बोलिक एसिड। कंफ्यूजर है ये, मैंने बताया था कंफ्यूजर। कैसे? कार्बोलिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इज फिनॉल एंड कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। कंफ्यूजन होता है ना इसमें। हाँ, तो इसको कहां लिखना पड़ेगा? फर्स्ट पेज पे जाएगा ये। हाँ, बस कार्बिनॉल मत बोलो। कार्बिनॉल इज मिथेनॉल, कार्बिनॉल इज मिथेनॉल, कार्बिनॉल इज CH3OH। राइट? इस पर हाइड्रोजन निकाल के कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं ना आप, तो वो अल्किल कार्बिनॉल ऐसे उसको बोला जाता है। राइट? तो ये कंफ्यूजर्स है बेटा, ये बहुत तकलीफ देते हैं लाईफ में। म्हणजे हे जर एक्झाम मध्ये चुकलं तर माणूस रक्तबंबाळ होऊ शकतो। हां, कारण हे असं म्हणजे काटेरी असतं, एकदम खूप टोचतं ते, एकदम सोपं असतं ते, है ना? यस, अगर मिथेनॉल है कार्बिनॉल, इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया CH3 CH2OH, तो क्या किया बेटा हमने? CH3OH जो था उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या लगा दिया वहां पर? एक मिथाइल। तो इसका नाम लिखेंगे मिथिल कार्बिनॉल।
है ना, और CH3 CH2 CH2OH लिखते हैं, तो ये तो वैसे मिथेनॉल ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके इथाइल ग्रुप लगा दिया, सो इट मस्ट बी इथिल कार्बिनॉल। कॉमन नेम सिस्टम है ये अल्कोहल का। यस, वेरी गुड। यस, फिनिल कार्बिनॉल। फिनिल यानी बेंजीन रिंग। जब जब बेंजीन को आप एज अ साइड चेन कंसिडर करते हैं बच्चों, कीप इन माइंड, इट इज कॉल्ड एज, जब जब बेंजीन को साइड चेन में कंसिडर करते हैं तो क्या कहते हैं? फिनाइल, फिनाइल कार्बिनॉल। इसे और बेंजील अल्कोहल भी कहा जाता है। बेंजील अल्कोहल। Got it? Yes. Now, the next part which is very 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 important is OH, फेनॉल अगर आता है, NH2 आता है तो बच्चों इसे एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, एनिलीन, और इट इज अमाइनो बेंजीन। ये कॉमन नेम इनको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। बेंजीन पर CH डबल बॉन्ड CH2 होता है ऐसे, so the common name is styrene, and in IUPAC अल्कीन की प्रायोरिटी बेंजीन से भी ज्यादा होती है, बिकॉज अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, बेंजीन स्टेबल होता है एरोमेटिसिटी की वजह से। राइट, यस, तो स्टाइरीन इसको कहा जाएगा, लेकिन IUPAC में बच्चों फिनाइल इज द सब्स्टिट्यूएंट हियर एंड इट इज कॉल्ड एज फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन। हाँ, एक सवाल है कि सर बेंजीन में साइक्लिक सर्कल कब लिखना है और 3 डबल बॉन्ड कब लिखने? कब भी लिख सकते हैं, कभी भी लिख सकते हैं आप, राइट। आपको, आप चाहे तो 3 डबल बॉन्ड हमेशा लिख सकते हैं, या सर्कल हमेशा लिख सकते हैं, या जब आपका मूड करे तब लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ सिस्टम्स आर एप्लीकेबल। इट इज फिनाइल इथीन बच्चों, राइट। ये ऐसा अगर होता है, तो इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, या कॉमन नेम अगर लिखना ही है तो इसे फिनाइल एसिटिलीन कहते हैं, बिकॉज एसिटिलीन अल्काइन के कॉमन नेम का बेस है एसिटिलीन, हमने देखा है, फिनाइल एसिटिलीन, एंड इट इज कॉल्ड एज फिनाइल इथाइन। राइट बच्चों, फिनाइल इथाइन, वेरी गुड। हाँ, ओके, यस, राइट। बेंजीन पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, और 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। कैन एनीवन रिमेंबर? एक साल पहले जो नीट एग्जाम हुआ था उसका सवाल है ये। हाँ, कौन है रही है? क्यूमीन, वेरी गुड, एंड इट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। इंटरमीडिएट पूछा गया था उस एग्जाम में 2019। O2 के साथ रिएक्ट करते हैं कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? एंड दैट वाज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट। कौन था बच्चों? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इंटरमीडिएट था। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट, बेंजीन को अगर CHO अटैच रहेगा तो बेंजल्डिहाइड या IUPAC में से बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अगर COCH3 होता है तो इसे लिखते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, इसका स्ट्रक्चर सिंपल, आप ऐसा भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लो। हाँ, ध्यान में रहेगा आपके, एसिटोफिनोन, एंड इट इज कॉल्ड एज फिनिल इथेनोन। फिनिल इथेनोन, राइट। बेंजीन और दूसरा भी अगर बेंजीन रहता है तो इसे कहते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, and it is called as a diphenyl methanone. डाइफिनिल मिथेनोन। और ये बेंजाल्डिहाइड को कॉमनली और क्या कहते रहे? ऑयल ऑफ बिटर आलमंड। लिखना रह गया है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बेटा, वैसे मैं बाद में भेज ही देता हूं बेटा इसको, डोंट वरी। यस, हाँ, नेक्स्ट, हाँ, तो आज के दिन बस महाजन सर को रेस्ट देंगे, बाद में महाजन सर को ज्यादा भगाएंगे यानी सर ज्यादा लेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेंगे। यस, तो आज के दिन सर को रेस्ट देते हैं, आज आफ्टरनून से आई थिंक सर शुरू कर देंगे। हाँ, तो आज के दिन सर को रेस्ट, कल से और एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे सर से। अभी फिनिल अमाइन नहीं बोल सकते बेटा, ओके। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन आपने लिखा ना, हाँ, एक एग्जाम में इसको पूछा गया था, ऑयल ऑफ मिर्बेन बोलते हैं बेटा इसको। आ गया वो नाइट्रोबेंजीन, ऑयल ऑफ मिर्बेन। ऑयल ऑफ मिर्बेन वहां पे लिख दो। हाँ, 2 टीचर्स है बेटा, नहीं हाँ और हमेशा आपके 2 लेक्चर्स ही होने वाले हैं, 45 मिनट्स का मेरा रहेगा, 45 मिनट्स का महाजन सर का रहेगा। यस, हाँ, जो भी नए लोग हैं जो कर रहे हैं लेक्चर्स, उनके लिए पिछले जो लेक्चर्स है बेटा, आई थिंक 6 लेक्चर्स हो गए ना, 6 और 7, हाँ 7 लेक्चर्स हो गए, तो वो सभी लेक्चर का एक प्लेलिस्ट मैंने भेजा है। तो वो प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हो पूरा, तो एक दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप, पूरा नॉमेनक्लेचर का ही है, ठीक है, इसीलिए। यस,
चलो, ऑयल ऑफ मिर्बेन, उसके बाद ऑयल ऑफ बीटर एलिमेंट हो गया, आगे OCH3 आता है, ईथर है ये, दिस इज कॉल्ड एज एनिसॉल। और अगर OC2H5 आता है तो उसे कहते हैं फिनिटॉल, एनिसॉल फिनिटॉल। दिस इज मिथॉक्सीबेंजीन, and this is called as ethoxybenzene. Methoxybenzene and ethoxybenzene. ओके, COOH आता है तो बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। CONH2 आता है तो बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड। यस, हो गया। मेरे साथ साथ लिखते रहो बेटा, फास्ट। COCl, it is benzoyl chloride. Benzoyl chloride या बेंजीन कार्बोक्सीक्लोराइड। हाँ, ये याद रखना है, इसका मतलब ये अपने आप लर्न हो जाएंगे आपके। हाँ, हे नाव कसे आहेत, मी जेव्हा पहिल्यांदा रीड केले तेव्हा मलाही असं वाटलं होतं की इतके मोठे लक्षात राहतील का, बरोबर आहे। मग मी सकाळ दुपार संध्याकाळ पाण्यासोबत घेऊ लागलो आणि माझा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला। ते वेट लॉस वगैरेचे ऍड बघता का तुम्ही कधी? हाँ, त्या एडवर्टीज मध्ये सांगता, मैं पहले काफी मोटा था लेकिन मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो मैं अभी पतला हो गया। तो वैसे मुझे भी ये पहले डिफिकल्ट लगता था लेकिन मैंने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी के साथ लेना शुरू कर दिया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऐसे याद रख सकते हैं ना, ठीक है। हा, ज्यांना जास्त त्रास असेल, म्हणजे म्हणतात ना ऍसिडिटी वगैरे असेल तर जेवणाच्या आधीच गोळी घ्यायची, तसं या प्रत्येकाने जेवणाच्या आधीच करायचं आहे आणि हे झाल्यानंतर जेवण करायचं दररोज। म्हणजे कसं राहतं, प्रचंड भूक लागलेली असते एकतर आपल्याला आणि त्यात हे करूनच पुढे जायचं। हा, तर त्याच्यामुळे ते लवकर लर्न होईल। कार्बोक्सामाइड है वो, कार्बोक्सामाइड। प्रथमेश, यस,
मी माझ्या स्टाईलनं तुम्ही लक्षात ठेवलं तर ते मी माझ्यासाठी बनवलेलं आहे आणि इट इज ऑलवेज नाईस टू लर्न इट. येस. आणि हे लक्षात ठेवण्यासाठी काय करायचं माहित आहे, म्हणजे मी जे करायचो, मी नेट सेटच्या प्रिपरेशनच्या वेळी काय करायचो, मेरा रूम पार्टनर था वहाँ पे, पुणे में मैं रहता था, तो उसका कुछ ये लेना देना नहीं था केमिस्ट्री से. वो उसका आई थिंक कौन सी कंपनी में था वो, तो जैसे वो इवनिंग में आता था, मैं दिन भर जो पढ़ता था ना, तो जब तक वो न्यूज़पेपर रीड करता था टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो जब तक न्यूज़पेपर ऐसे रीड करता था ना, तो मैं उसके बाजू में बैठ के उसको पूरी चीज़ें बता देता था, और वो बीच बीच में हाँ हाँ ऐसे करता था. राइट. बट क्या हो गया, तो उसको बताने के चक्कर में मेरा पूरा दिन भर का सिलेबस या जितना भी पढ़ा है मैंने वो पूरा रिवाइज होता रहता था, और वो मेरा एडवांटेज था. हाँ, चंद्रकांत माळी नाव आहे त्यांचं, सीएम म्हणतो मी त्यांना, चंद्रकांत माळी सीएम. मग मी त्यांना म्हणायचो, सीएम ऐका मी काय 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 सांगतो तुम्हाला. मग ते फक्त मध्ये मध्ये करायचे बघ. मग मी सांगत राहायचो त्यांना. तसं तुम्ही हा प्रयोग कुठल्याही मित्रावर नका करू. हा प्रयोग आपल्या आईवर करू शकता. वडिलांवर करण्याच्या आधी सावधान, थोडंसं लांबून करा, फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यांना सांगत राहायचं, हे बेन्झोइल क्लोराईड आहे, हे बेन्झामाइड आहे, मध्ये मध्ये स्ट्रक्चर देत राहायचे त्यांना. तुम्ही घरच्यावर हे प्रयोग करू शकता, फ्री आहे. शुभम, मी जे सांगितलं ते डेली करत राहिलास तर तुझा कायमचा प्रॉब्लेम सॉल्व. इथॉक्सी बेन्झिनच्या तिथे इथिन असते तर त्याचे नाव काय आले असते? त्याचं कॉमन नेम आलं असतं बेटा, इथिनचं. कुठे गेला? पाठीमागे येतो. अगर फिनिटॉल आप लिख रहे हैं ना ऐसे, इथेन की जगह अगर इथिन आता है तो उसका फिनिल, इथिनिल फिनिल ईथर, ऐसा उसका कॉमन नेम आता था. येस, चालेल. म्हणजे हे लर्न करण्याची टेक्निक सांगतोय तुम्हाला, की तुम्ही जेवढा नंबर ऑफ टाइम्स त्याला रिकॉल करत राहाल तेवढं ते तुमचं लर्न होणार आहे, आणि तेवढं फास्ट लर्न होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही बहिणीला एक दिवस सांगू शकता, भावाला एक दिवस सांगू शकता, त्यांनी नाही ऐकलं तरी चालेल ना रे. त्यांचं थोडी पाठ करायचंय, आपल्याला करायचंय, आपल्याला लर्न करायचंय ना. उनसे कुछ लेना देना नहीं है. उनको अगर वो नहीं भी सुने तो भी बता दे रहे ना, आपलं आपलं काम करत राहायचं है का नाही रे. इथिनिल फिनिल ईथर. यस, इज दैट क्लियर? आगे जाते हैं. राइट. नेक्स्ट, ये आपको ये पता होगा, अनहाइड्राइड को कैसे नाम देते हैं आप? अनहाइड्राइड को कैसे नाम देते हैं? जिस एसिड से वो अनहाइड्राइड बनता है उसका नाम देते हैं. जिस एसिड से वो अनहाइड्राइड बनता है उसका नाम देते हैं. अब ये किस एसिड से बना है? बेंजोइक एसिड से बना है. कैसे पहचानेंगे कि ये बेंजोइक एसिड से बना है? इसको यहां से डिवाइड कर दो. राइट. ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, ऐसा. तो ये बेंजोइक एसिड से बना है तो इसको हम कहेंगे बेंजोइक अनहाइड्राइड. बेंजोइक अनहाइड्राइड. राइट. SO3H. It is benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid. Right? peroxide नहीं बेटा, अनहाइड्राइड. अदिति, अल्केनोइक अनहाइड्राइड कहते हैं बेटा इसे. राइट. सो इट इज बेंजोइक. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजील, बेंजाल एंड बेंजो? राइट. ये हमेशा आता है. बेंजील
बच्चों ध्यान से सुनो, बेंजील यानी बेंजीन को जब CH2 अटैच होता है, अब इसको आप टोलीन बोलेंगे, राइट। बेंजीन को जब CH3 अटैच है तो इसे टोलीन बोलेंगे, राइट। लेकिन इस टोलीन का एक हाइड्रोजन निकाल दिया और इसको किसी के साथ आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इतने पार्ट को बच्चों कहेंगे बेंजील। बेंजील। अगर CH2 की CH3 जो था टुलीन, उसके 2 हाइड्रोजन्स को निकाल के आपने 2 जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया या 2 सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पर अलग लगा दिए, तो इट इज कॉल्ड एज अ बेंजाल। बेंजिल, बेंजाल। और बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन के तीनों भी हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए, वो चाहे 3 डिफरेंट एटम्स के साथ रहो या 3 ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रहो, ऐसा। या इसको भी हाँ, इसे भी अगर आप डबल बॉन्ड के भी फॉर्म में लिखते हो तो इसको बेंजाल ही कहते हैं बच्चों। C डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एज बेंजाल। और बच्चों अगर ये ऐसा होता है 3 अलग अलग एटम्स या एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे बेंजो कहा जाता है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट इट इज कॉल्ड एज बेंजो। तो देखो CH2 है तो बेंजिल, CH है तो बेंजाल और C है तो बेंजो। नाम कैसे है देखो इनके। हाँ नाम एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं ना, कसं राहतं एग्जांपल असलं की पटकन कळते ना रे। CH2Cl इट इज बेंझिल क्लोराइड, राइट। बेंझिल क्लोराइड। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड OH लिख दिया, क्या बोलेंगे? बेंजाल, राइट। बेंजाल। या CH और Cl 2 क्लोरीन लगा दिए इसको, दिस इज बेंजाल क्लोराइड। बेंजाल डाइक्लोराइड। और बेंजो जो आता है ऐसे 3 क्लोरीन 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 रहेंगे तो उसको बेंजो ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। बेंजो ट्राइक्लोराइड। हाँ, और एक इसका एक एग्जांपल देखते हैं बेंजो का। C ट्रिपल बॉन्ड N आता है, तो बच्चों देखो C ट्रिपल बॉन्ड और आगे N यानी कौन? ट्रिपल बॉन्ड वाला N यानी नाइट्राइल होता है, सो इट इज बेंजो नाइट्राइल। हाँ, सुपर फास्ट नेम्स। यस, आज के लेक्चर में तो है ना जबरदस्त हो जाएगा ये। और इसका टारगेट ले लो, ये 2 दिन में लर्न हो जाने चाहिए पूरे। कितने? 2 दिन में। हाँ, उड़ान वाले बच्चे हो, राइट। 1 हफ्ता 2 हफ्ते ऐसे नहीं मांगोगे, 2 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। हाँ, आज ही लर्न कर लेंगे। क्या बात है धनश्री, वेरी गुड। एक दिन इनफ है। वाह ओम, तुझे तो पहिल्यापासूनच लर्न है बेटा। चलो हो गया। ये बेंजोनाइट्राइल भी इसमें कॉमन नेम में एक ले लो। जाता है इसको। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट। ले लिया? गुड। ये
प्रीवियस पेज, इसका लेना है ले लीजिए बेटा। यस, आज के आज बेटा इनको, और जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना जल्दी लर्न हो जाएगा। हेलो, अभी आ रही है क्या? जानवी, कब से कर रहे हो आप लेक्चर? हाँ, फर्स्ट डे से कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ऐसे फीडबैक्स मुझे और ज्यादा काम करने की शक्ती देते हैं। जानवी कह रही आहे की सर यू आर द बेस्ट। आता ऑर्गॅनिक सोपं वाटतंय बेटा। ऑर्गॅनिक नाही, प्रत्येक सब्जेक्ट सोपाच असतो, फक्त आपला आपण आहे ना एखादी गोष्ट अवघड वाटली की ना त्याच्याकडे बघत नाही, आपल्याला स्किप करण्याची सवय असते, बरोबर आहे? आणि कधी लक्षात ठेवा, जिंकणारे कधीच वेगळं काम करत नसतात, ते नेहमी प्रत्येक काम वेगळेपणाने करत असतात। हाँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली बेटा, राइट? हर चीज इजी होती है, हमें बस उसका एंगल बदलना होता है, उसकी तरफ देखने का। यस, यस। तो इसके बाद अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस जर्नी में, राइट, रिपीटर, सक्सेसफुल होना है, तो मैंने कल एक स्टेटमेंट यूज किया था कि किसी भी दौड़ में एक पैर पीछे लेने का मतलब यह नहीं होता कि आपने हार मान ली, उल्टा आप ज्यादा स्पीड से आगे जाने वाले होते हो, राइट? तो आप ऐसा ही कंसिडर करो। तर मी महाजन सरांच्या आणि माझ्या वतीने तुम्हाला प्रॉमिस करतो की इथून पुढचा किंवा हे स्टार्ट झाल्यापासूनचा प्रत्येक दिवस तुमच्यासाठी अनमोल असेल। एव्हरी डे, एव्हरी लेक्चर will be very 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 important and it will contribute in NEET 2021। उस लेक्चर का कोई तो हिस्सा NEET 2021 के एग्जाम में दिखेगा, आई प्रॉमिस यू। बिल्कुल टाइम पास नहीं, राइट? आणि प्रत्येक लेक्चर हे तुम्हाला जास्त एनर्जी देणार आहे, प्रत्येक वेळेस काम करण्याची प्रेरणा देणार आहे, जसं की आम्हाला भेटते तुमच्याकडून, राइट? स्टुडंट C3 ची प्रेरणा आहे। येस, हा महेश, जेवढ्या काही रिॲक्शन आहेत ना ह्या मी शिकवल्यानंतर त्याचा चार्ट बनवा, कारण माझ्याकडे एक वेगळं त्याचा USP आहे रिॲक्शन लर्न करण्याचा, ठीक है? तो उसके बाद बनाओ, आई विल मेक इट वेरी वेरी सोपा फॉर यू। आपको अलग कोई चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस लगे रहो, बस लगे रहो, राइट? हाँ, ठीक है, आगे जाते हैं। अगले पार्ट में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखेंगे बच्चों। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड याद रखो, पहले टूलिन लेते हैं और उसको एक मिथाइल लगा देते हैं। व्हाट इज दिस? xylene, it is also called as orthoxylene and it is 1,2-dimethyl benzene। 1,2-dimethyl benzene, this is metaxylene।
मेटाजाइलिन 1,3 डाइमिथिल बेंजीन 1,2 डाइमिथिल बेंजीन. This is paraxylene. 1,4 डाइमिथिल बेंजीन. ओके, यस. इसके बाद OH है ऑर्थो पोजीशन पे. इट इज कॉल्ड एज कैटेकॉल. कैटेकॉल. OH मेटा पोजीशन पे है. इट इज रिसोर्सिनॉल. रिसोर्सिनॉल. और OH प्यारा पोजीशन पे है 2. इट इज क्विनॉल. और इट ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन. लर्न करून टाकायचं डायरेक्ट. and its IUPAC name. Its IUPAC name. It is 1,2-dihydroxybenzene. One 3-dihydroxybenzene. One 4-dihydroxybenzene. जल्दी करो, फास्ट. यस. कल्याणी कहां पर हो फिजिक्स के लिए आप? हाँ, चलो हो गया बच्चों. स्क्रीनशॉट निकालना है, ले लीजिए. यस. चलो नेक्स्ट. कल्याणी और 10 मिनट रुको. 10 मिनट 10 को 5 मिनट जब कम होंगे तो छोड़ दूंगा मैं. राइट. यस. तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि शार्प टाइम पे आते जाओ. हम कुछ दिनों में 8:30 की जगह 8:15 को स्टार्ट करने वाले. 8:15 को. ओके, 8:15 को स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलेगा और बाकी भी क्लासेस आपके रूटीन में हो जाएंगे. बहुत ज्यादा लगातार लेक्चर मत करो. 2 लेक्चर में 10 मिनट का कम से कम गैप होना चाहिए. आप रिफ्रेश हो सकते हो, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी सकते हो, नाश्ता वगैरह कर सकते हो. राइट. यस. तो देखो, जितना फ्रेश माइंड से लेक्चर करोगे उतना ज्यादा ग्रास्प होगा और उतना ज्यादा दिन भर काम में आएगा आपको. राइट. हमेशा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए काम करना है बेटा आपको, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं. लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए काम करना है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिटेंशन करने की जरूरत है. रिटेंशन के लिए पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं. राइट. और वो आपको बेहतर आपके टीचर्स पढ़ाते हैं. ओके, नेक्स्ट. एक OH और एक CH3 है. OH CH3 and OH CH3. This is called as xylene. Sorry, cresol. Orthocresol, metacresol and paracresol. ऑर्थोक्रेसॉल को आप 2-मिथाइल फेनॉल कह सकते हैं. methyl phenol. This is 3-methyl phenol and this is 4-methyl phenol. 4-methyl phenol. Right?
COOH ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं तो इसे ही लिखते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड मेटा पोजीशन पे होते हैं तो आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड और पैरा पोजीशन पे होते हैं तो टरथैलिक एसिड। Yes, and in IUPAC this is benzene 1,2-dicarboxylic acid. Benzene 1,2-dicarboxylic acid. Benzene 1,3-dicarboxylic acid. And benzene 1,4-dicarboxylic acid. हा इथे ऑर्थोमेटा पॅरा हे एकमेकांच्या रिस्पेक्ट मध्ये घेतोय, राईट. तुम्ही कुठूनही कोणापासूनही मेजर केलं तरी ते ऑर्थोमेटा पॅरा सेमच येणार आहे बेटा. हा येस, नाइट्रोबेन्झीन मेटा डायनाइट्रोबेन्झीन मेटा डायनाइट्रोबेन्झीन हाँ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड में एक ऐड कर लो एनिलीन का डेरिवेटिव NHCOCH3, ये आगे आने वाला है आपको. क्या नाम है इसका? NHCOCH3. यस वेरी गुड, ये आया है अमाइंस में, एनिलीन में आता है. NHCOCH3 नॉट एन फिनाइल. हाँ एन फिनाइल एसिटामाइड इज IUPAC नेम बेटा. हाँ करेक्ट. एसेटा इज द CH3C डबल बॉन्ड. एनिलीन एसेटा एनिलाइड अमाइड एसिटानिलाइड एसिटानिलाइड एंड इट इज IUPAC में ये अमाइड है. CH3C डबल बॉन्ड N और उसको एक बेंजीन लगा हुआ है तो इसे आप फिनिल कह सकते हैं. एन फिनिल एसेटामाइड या इथेनामाइड. एन फिनिल इथेनामाइड. ओके नेक्स्ट COOH है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH है. पहले CHO ले लो, CHO बाद में COOH. OH it is what? सैलिसिलल्डिहाइड. कौन से रिएक्शन का प्रोडक्ट है रे ये? नेम रिएक्शन. एंड दिस इज सैलिसिलिक एसिड. यस, रीमर-टीमन रिएक्शन. सैलिसिलल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड का कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज स्मिथ रिएक्शन, राइट? यस, दिस इज
2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, and this is 2 hydroxy benzoic acid. टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी बेंजोइक एसिड में यानी सैलिसिलिक एसिड में बच्चों, सैलिसिलिक एसिड में अगर आप ऑक्सीजन पर C डबल बॉन्ड हो CH3 लगा देते हैं, ये COOH वैसे ही रहेगा, तो सैलिसिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन है उस पे C डबल बॉन्ड हो CH3 लगा, यानी O एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? O एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड इट इज कॉल्ड एज एस्पिरिन। O एसिटिल सैलिसिलिक acid and commonly it is called as aspirin. और बच्चों इसी सैलिसिलिक एसिड के COOH को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट अगर कर दिया तो वो COOCH3 और यहां पर OH बनाएगा, यानी उसी सैलिसिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर बनेगा, तो इसे हम कहेंगे मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट and its common name is oil of wintergreen. Oil of wintergreen. वेरी गुड। और ये दोनों भी जो है एस्पिरिन एंड ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये कौन होते हैं? पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, राइट? ये दोनों भी सैलिसिलिक एसिड के डेरिवेटिव है बच्चों, और ये दोनों भी क्या है? एनाल्जेसिक्स है। एनाल्जेसिक, आपको देखो हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ना केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में चले गए। यस, तो ऐसे ही होता है बेटा, केमिस्ट्री ऐसे 3 डायमेंशनल स्टडी करना पड़ता है। हर एक चैप्टर का कनेक्टिविटी दूसरे चैप्टर के साथ कैसे होता है, उसको अगर आप याद रखेंगे ना, एग्जाम में रिकॉलिंग को बहुत 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 आसान हो जाएगा आपको। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू लीव फॉर टुडेज लेक्चर। ओके सर, तो ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड सा प्लीज रिपीट करा। ओ एसिटिल, बेटा इतना जो पार्ट है ये एसिटिल पार्ट होता है, और वो किस पे लगा है? सैलिसिलिक एसिड। देखो ये ऐसे के ऐसा लिया है, यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसिटिल ग्रुप लगा दिया है, तो इसको कहेंगे ओ एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। समझे प्रियंका, पीयूष? राइट। तो आज का होमवर्क ये है कि जितने लोगों के एडमिशंस कंफर्म हो गए उनको ऐप में एक सिनॉप्सिस डाला जाएगा। उस सिनॉप्सिस के लास्ट के 4 पन्नों में ये पूरे कॉमन नेम्स दिए हैं, उन पूरे कॉमन नेम्स को दो बार लिखना है। पूरे कॉमन नेम्स को 2 बार या 5 बार लिख सकते हैं, राइट? यस। हाँ, ऑर्थो उसी की वजह से बोलना। ओ ऑर्थो के लिए नहीं है, ओ इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूएंट है एसिटिल, इसलिए ओ एसिटिल लिखा है बेटा वो। हाँ, लास्ट एग्जांपल में सैलिसिलिक एसिड जो था, सैलिसिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट को हमने क्या कर दिया? ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया, COOCH3, मिथाइल सैलिसिलेट हो गया, ईस्टर O8, राइट? हाँ, तो बाकी लोगों को एडमिशन कंफर्म कर लो फटाफट। यस, गणेश सर को कांटेक्ट कर लो एडमिशन के लिए फटाफट। और आपको ऐप में सिनॉप्सिस दिया जा रहा है और हर रोज आपकी वर्कशीट हो रही है। जो भी नॉमेनक्लेचर चल रहा है उस पर वर्कशीट आपको ऐप में दिया जा रहा है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? हर रोज प्रैक्टिस हो रही है जिन लोगों के एडमिशन हो गए उनकी। तो उसमें भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क मी डाउट, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करते रहूंगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको एडमिशन के लिए करना है तो गणेश सर को कॉल कीजिए, मुझे मत कीजिए, बिकॉज मैं लेक्चर्स में रहता हूं, मैं उठा नहीं पाऊंगा। यस, प्रियंका कह रही है कि यस्टरडेज डीपीपी में वो विनर थी।
है ना, आउट ऑफ ले लिया क्या बेटा? हाँ चलो, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच।